हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है। तो हम आपको +1 में करवा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। इससे पिछला जो वो था वीडियो लेक्चर, जो आपकी ये तो पार्ट 3 है, उससे पहले पार्ट 2 में मैंने आपको ये इक्वेशन सिखाई थी। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। ये क्या है? ट्रांजैक्शंस। ये क्या है? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, लेन देन। इस लेन देनों से देखिए, पहला पॉइंट क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद गुड्स एंड विद बिल्डिंग। मालिक ने घर से पैसा भी लगाया बिजनेस में, कुछ माल पड़ा था वो भी लगा दिया, और बिल्डिंग घर की यूज कर ली। ठीक है। अच्छा जी, तो देखिए क्या करते हैं हम। तीनों चीज लगाई है, तो तीनों का जो टोटल बना उतनी कैपिटल हो गई बेटे, क्योंकि सब कैपिटल है। मैंने कहा था ना, पूंजी माने सिर्फ रुपया नहीं, धन। मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। तो ये सब मिलाकर अगर मैं इन तीनों का टोटल करूं तो 2 लाख और 3 लाख और 3,50,000 रुपए है। तो ये आपकी कैपिटल है, 3,50,000 रुपए। ठीक है बच्चे। तो देखिए कैसे करेंगे। इधर तो मुझे पता है, यहां पर तो मैं कैपिटल लिख देता हूं, कैपिटल 3,50,000, या थोड़ा सा नीचे लिख लेते इसको, 3,50,000। ठीक। अब क्या है, 3,50,000 क्या सारा का सारा कैश था? तो एसेट्स में सबसे पहले तो क्या बना गया बेटे? कैश। क्या सारा कैश था? नहीं भाई, कैश नहीं था सारा। कैश तो केवल 1,00,000 रुपया था। तो 1,00,000 रुपए को कैश में डाल दो। ये लीजिए, 1,00,000 रुपए मैंने कैश में डाल दिए। और कुछ माल था, माल को हम किस नाम से रखते हैं? स्टॉक। किस नाम से? स्टॉक। तो प्लस स्टॉक। तो स्टॉक में आपका 50,000 का माल आ जाएगा, प्लस 50,000। ठीक है जी। तीसरा क्या था बेटा? बिल्डिंग। तो हम तीसरे पॉइंट को बिल्डिंग कर रहे हैं, एसिड से ये बिल्डिंग। और बिल्डिंग कितने की? 2 लाख की। तो 2 लाख रुपए आपका ये हो जाएगा। बोलिए, अब तीनों का यहां पे टोटल करूं, चलो यहां पे रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तीनों का यदि मैं टोटल करूं तो 1,00,000 और 50, 1,50,000 और 2 लाख और मिलाए तो 3,50,000 रुपए। तो देखिए 3,50,000। ठीक है। इक्वेशन क्या बनी? क्या बनी इक्वेशन? इसका टोटल होगा 1,00,000 प्लस इसका टोटल रहेगा 50,000 प्लस इसका टोटल रहेगा 2,00,000। पहली बार तो ऐसे ही करोगे ना, और इधर जब टोटल आएगा तो टोटल यहां पर प्लस 3,50,000 आ जाएगा। ठीक है बेटे, चाहे ऊपर भी लिख दीजिए प्लस, कोई बात नहीं, ना भी लिखे तो भी चलेगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई थी। अब दूसरी ट्रांजेक्शन करें। दूसरी ट्रांजेक्शन कहती है गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। हमने 50,000 का माल तो नगद खरीद लिया, ओके, और 50 का नगद खरीद के बाकी 40,000 का उधार भी खरीद लिया। 50 का नगद, 40 का उधार। एक ट्रक में नगद माल आ रहा है, एक ट्रक में उधार का आ रहा है। तो बताइए मेरा स्टॉक कितने से बढ़ेगा? 50,000 से, या दोनों को मिला के 90,000 से? 90,000 से भाई। तो देखिए यहां पे करेंगे हम 90,000 प्लस कर देंगे। 50 और 40 मिलाकर कितना हुआ? 90। लेकिन जो आपने नगद खरीदा, नगद कैसे खरीदा? घर से पैसे लेके उसको दिया है,
और 50,000 का माल ले आए। तो आपका 50,000 कैश कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आप यहां पर 50,000 रुपये माइनस कर दीजिए, माइनस। समझ में आ गया बेटे? क्या कर दीजिए? 50,000 को माइनस कर दीजिए 50,000। और जब आपने 40,000 का उधार खरीदा है तो 40,000 तो कैश नहीं गया ना, बाद में जाएगा, अभी नहीं गया। आज के दिन वो मेरा या तो डेटर बन जाएगा या क्रेडिटर बन जाएगा। अब बताओ क्या बनेगा? डेटर किसको कहते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना होता है, यानी इस व्यवसाय ने। क्रेडिटर किसको कहते हैं? जिसने इस व्यवसाय ने जिसका पैसा देना होता है, इस व्यवसाय ने जिसका पैसा देना होता है वो क्रेडिटर्स। तो क्योंकि हमने उधार खरीदा है तो बताइए उस व्यक्ति को, यानी इसका नाम भी दे रखा है, शायद राम दे रखा है, फ्रॉम राम। तो बताइए राम हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर? राम के हमने पैसे देने हैं तो हमारा क्रेडिटर है, उससे लेने हैं तो डेटर है। तो जाहिर है जब मैं माल खरीदूंगा तो मैं उसके पैसे दूंगा तो मेरा क्रेडिटर बनेगा। और क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है जो मुझे कल को देना है। तो इसे लायबिलिटी साइड में प्लस कर देंगे बेटे, यहाँ बराबर के साथ बराबर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूं? कितना था? 40,000। 40,000 रुपये को प्लस कर देता है, ये लीजिए प्लस। ठीक है बेटे? देखिए अब इस इक्वेशन को देखिए, 90 प्लस 50 माइनस कितना बना? 40, यानी इस तरफ 40 और इस बराबर से साइड इधर कितना बना? 40। बाकी तो छेड़ा ही नहीं, इसको तो 0 का 0 रखेंगे, इसको कुछ छेड़ा ही नहीं, इसको 0 का 0 रखेंगे। और अब इक्वेशन, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन बनेगी 1 लाख में से 50,000 गया तो क्या बचा बेटे? 50,000 प्लस 50 का माल पहले था, 90 का माल और हो गया तो कितने का माल हो गया? 1,40,000 का। ये कितने का हो गया बिल्डिंग? ये तो वही 2 लाख की 2 लाख बिल्डिंग है भाई। और इन सब का टोटल ये कितना हुआ? 40। ये कितना हुआ? 0, सॉरी 0 की टोटल करना है ना, तो 3,50,000। ये 3,50,000 और 40 कितना होता है? 390। और उधर का टोटल करो, 2 लाख और 1,40, 3,40,000 और 50, 390। ये लो बराबर आ रहा है। अगर मैं कहो तो यहीं पे बैलेंस शीट बनाओ तो बनाएंगे तो ये एसेट्स में लिखो किस किस को? कैश को, कैश कितना? 50,000। फिर इसके बाद स्टॉक 1,40,000। उसके बाद बिल्डिंग 2 लाख रुपए। इधर लायबिलिटी साइड में, अच्छा इसका नाम भूल गया मैं, क्योंकि राम था ना, और राम, आज मैं राम से उधार खरीदता हूं, कल किसी मोहन से खरीदूंगा, परसों सोहन से खरीदूंगा। तो ऐसे तो अगर 100 आदमी से खरीदूंगा तो 100 आदमी एक ही जैसे तो हैं तो अलग अलग। मैं मानता हूं उसके पैसे उसी को देने हैं, लेकिन उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट, और उस लिस्ट को कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं इसको? क्रेडिटर्स। CREDITORS, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स किसको कहते हैं? लेनदार, जिनके पैसे, जिन्होंने हमसे पैसा लेना है, वो हमसे हमारे लेनदार है। तो बेटा इधर क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके 40,000 रुपए, और एक आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल आ जाएगा 3,50,000। ये देखिए, कभी भी इक्वेशन बनानी, जो भी इक्वेशन है अगर उसको भर दो तो बराबर हो जाएगी। तो 2 लाख, 3 लाख, 3,90,000 और इधर भी 3,90,000। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे चले बेटे। शोड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹40,000 कॉस्टिंग 30,000।
आपने कुछ माल नगद बेचा, कुछ माल उधार बेचा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों जगह बेचा तो। लेकिन उसमें जो आपने 30,000 का माल बेचा, असल में उसकी कोस्टिंग 20 थी। कोस्ट माने उसकी लागत, उसको खरीदने और बनाने और बेचने लायक जो बनाते हैं, उसमें जो खर्चे खुर्चे जोड़ के उसकी लागत 20,000 आई थी। 20,000 का माल 30,000 में बेच दिया। ऐसे तो बेचेंगे महंगा करके, तो हमारे पास माल कितने का कम होगा? स्टॉक। तो भाई स्टॉक मेरा कम होगा। मैं एक दोनों को इकट्ठा कर दूं, पहले पहले अलग अलग कर लेता हूं। पहले तो कम होगा 20,000 का, ओके। पहला तो कितना कम होगा? 20,000 का। पहले आधा हिस्सा कर रहा हूं। 20,000 का स्टॉक गया तो 20,000 का माल कम होगा। उसके बदले में कैश कितना आएगा? कैश आएगा 30,000 रुपये। तो मेरा यहाँ पर 30,000 रुपये मेरा कैश बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चे, 30,000 बढ़ जाएगा। 20 का माल जाएगा, 30,000 आएगा, तो इसके वजह से मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? तो 10,000 का जब लाभ हुआ है, तो लाभ तो मालिक का बनता है, इसलिए मालिक की पूंजी में जोड़ दिया जाए, सिर्फ लाभ। तो लाभ का हिस्सा बनाए यहाँ पे, ये फिर बराबर का निशान सेम उसी लाइन में रख दूं और इसमें प्लस कर दूं कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, फिलहाल याद करने के लिए आपको प्रॉफिट लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन याद कराने के लिए कि आपको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है बच्चे, अब आगे अगला हिस्सा करते हैं। आपने 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 40,000, कॉस्टिंग 30,000 का माल 40,000 में बेच दिया उधार। तो 30,000 का माल बेचा, तो माल कितने का कम होगा? 30,000 का। कितने का? 30 का। और कितने में बेचा? 40,000 में। तो 40,000 रुपये आपके पास नगद आना चाहिए, लेकिन ये तो कहता है उधार बेचा है। क्रेडिट माने उधार, उधार बेचा है। तो जब उधार बेचा बेटे, तो मेरे पास कैश तो नहीं आएगा। हाँ आएगा, बाद में आएगा, जिस दिन वो देगा। अब वो 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो क्या करे? तो बच्चे 40,000 का उधार बेचा, तो अब ये पैसे मैंने लेने हैं या देने हैं? भाई अब तो लेने हैं। लेने हैं तो क्या बन गया? डेटर्स। क्या बन गया? डेटर्स। तो डेटर्स हमारे लिए संपत्ति होता है, लायबिलिटी क्रेडिटर्स और डेटर्स एसेट्स। तो यहां पर एक और नया अकाउंट खुल गया, डेटर्स। डेटर्स, और डेटर्स में कितने बढ़ेंगे बेटा? 40,000। है कि नहीं बेटा? माल कितने का कम होगा? 30 का। बढ़ेंगे कितने? 40। और 30 का बढ़े घटेगा, 40 का बढ़ेगा, तो इससे 10,000 का लाभ हुआ ना। तो बताओ क्या करेंगे? जब लाभ है तो किसको जाएगा? मालिक को। तो मालिक की कैपिटल में ये भी 10 जोड़ दिया जाएगा। अब क्योंकि मैंने एक ही पॉइंट बना रखा है, तो आपको ये 2 बार 10-10 नहीं दिखाना बेटे। एक ही बार में 10 और 10 कितना हो जाता है? 20, इकट्ठा 20 दिखाना है। और माल जो कम हुआ 20 और 30 दोनों ही तो माल कम हुए, तो 2 बार नहीं दिखाना। एक ही बार में कितना कम कर दें इसको? 30 का ये और 20 का वो 50,000। और आप चेक कर लीजिए, 40 प्लस 30 प्लस कितना हुआ? 70। 70 में से 50 माइनस गए तो कितना हुआ? 20। इधर 20 बढ़ा और उस तरफ देखिए कितना बढ़ा? 20। तो इक्वेशन बराबर हो गई। अब इसमें न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? 50 में 30 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? 80। ठीक है, प्लस का हो गया। ये एक 40 में से 50 गए तो ये प्लस का 90 बच गया। 90 का माल बच गया, क्योंकि एक 40 में से 50 का कम हो गया 90 का। और ये तो इसमें कुछ नहीं छेड़ा, तो इसको 0 को 0 रहने दो। तो ये 2 लाख का 2 लाख रहेगा, अभी कोई चीज नहीं है इसमें। प्लस ये पहले से नहीं था ना, तो अब इसमें ऐसे करते हैं, पहले 0 का, पहले यहां से शुरू कर देते हैं। अब इसको, ये 0 थी तो टोटल भी 0 हुआ, फिर इसमें 0 जुड़ी तो 0 हुआ, और फिर इसमें 0 में 40 जुड़ा तो 40,000 हो गया। ठीक है बेटा, पीछे से फिलअप कर दो ना। अब जैसे ये भी नहीं था फिलअप, तो इसको पहले 0 कीजिए, फिर ये 0 हो जाएगा, 0 में 40 जुड़ा तो 0, और आगे चल के 0 करें तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 40 का 40, और ये कितना रहेगा? 2 भी है। अब ये 3 50 और 20 3,70,000 हो जाएगा। 3,70,000। ठीक है बच्चे, आगे समझ में? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं।
अब मैंने कहा रेंट पे किया। वैसे तो जब हमारी बिल्डिंग है तो हमें रेंट पे नहीं कर सकते ना, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे हमारे पास एक तो प्री बिल्डिंग हो और एक कहीं शहर के बीच में कोई दुकान ली हो, वो किराए पे ले रखी हो, तब तब रेंट कह रहा हूं मैं। अपनी बिल्डिंग है फिर रेंट का तुक नहीं बनता, लेकिन ये रेंट किसी और बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और वैसे मालिक को दिया भी जा सकता है रेंट, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर चलो बात करेंगे बाद में। पहले फिलहाल के लिए सिंपल मान लेते हैं कि एक रेंट दिया गया किसी और को, तो पेड रेंट 10,000 एंड पेड रेंट इन एडवांस 20,000। आपने 10,000 का रेंट पे किया। जब पे किया तो आपका 10,000 रुपया कैश कम हो गया बेटे, हुआ कि नहीं 10,000 कम, ठीक है। और क्योंकि 10,000 का कम हुआ है तो 10,000 रुपये ये खर्चा है, और ये खर्चा है तो हानि हो जाएगी कुल मिला के, तो इसलिए ये मालिकी पूंजी को घटाता है। तो इसे मैं मालिकी पूंजी में लेस कर दूंगा, यहां बराबर का निशान लगा देता हूं और यहां माइनस 10,000 कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, ठीक है बेटा। आगे कहता है पेड रेंट इन एडवांस, आपने रेंट एडवांस में दे दिया। अब ये आपके लिए कुछ नई चीजें हैं बेटे, याद रखना। एक ग्राफ में हम यहाँ पे पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते समय थोड़ा सा दबाव तो आएगा ही, आएगा ना। इसलिए हम हर टाइम कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, तो नया करते रहेंगे तो धीरे 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 हम सीखते रहेंगे। ओके, तो आप ये मत सोचना कि भाई क्या नाम है रुक जाए, चलना पड़ेगा, धीरे 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 चलेंगे। तभी एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा। रेंट इन एडवांस, एडवांस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। चलो ठीक है, मालिक ने कहा जिससे आपने बिल्डिंग ली थी, कहता है जी मुझे 2 महीने का रेंट और एडवांस दे दो। क्यों भाई? मेरे घर में ना मेरे बच्चे की शादी है और बाद में आपका रेंट काट देंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिलहाल मेरा काम चला दो। तो यदि मैंने सोचा अगर मैं ना दूं तो मालिक शायद नाराज हो जाए, कल को कहेगा यार ये तो मेरा अच्छा किराएदार नहीं है, तो कल को जैसे ही कोई अच्छा किराएदार मिलेगा वो मेरे को खाली, मुझसे खाली करवा देगा। तो देखिए करना ही पड़ता है सामाजिक तौर पे। मैंने कहा ठीक है जी, लो जी आप 2 महीने का एडवांस ले लो। तो 20,000 रुपये हमने रेंट और दिया है, 10 तो किराया दिया, लेकिन 20 अगले साल के 2 महीने का दे दिया, या कहीं का भी दिया, लेकिन अगले साल का। तो बेटे फिर भी आपका 20,000 तो कैश जाएगा ही, चाहे आप पिछला किराया दो, इस साल का दो, अगला दो, अगर आप देते हो तो आपका कैश तो जाएगा ही बच्चे। तो कैश कम हो गया, 20 और 10 30, ठीक है बेटे। अब रही बात, तो ये भी क्या मालिक की पूंजी को कम करेगा? नहीं भाई, मैं तो इसे खर्चा ही नहीं मानता। अब आपको एक बात, उस सिद्धांत को याद करना पड़ेगा ना, वो कंसेप्ट था एक्रूअल बेस, उपार्जन विधि, कि इस वर्ष की इनकम को इस वर्ष की माना जाए, चाहे हो मिल गई हो चाहे ना मिली हो। इस साल के खर्चों को इसी साल में दिखाया जाए, चाहे भुगतान हो गया चाहे ना हुआ। पर ये तो भुगतान तो हो गया, पर अगले साल का हो गया, इस साल का तो नहीं है। तो बेटा इसको मैं अभी खर्चा नहीं मानूंगा, अगले साल मानूंगा, अभी तो नहीं मानूंगा। तो अभी क्या करूं? अभी इसको एक नया नाम दे देंगे। वो क्या? इसका नाम है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, तो एक और नया वो एसेट्स बन जाएगा मेरे लिए, प्रीपेड रेंट की बजाय यहां पर हम एक्सपेंसेस लिख देंगे, एक्सपेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि और भी कोई चीज पे करेंगे तो सब प्रीपेड में आ जाएंगे। आपने मोबाइल के बारे में तो सुना है ना, प्रीपेड। एक पोस्ट पेड मोबाइल होता है, एक प्रीपेड होता है। प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले पैसे दे देते हैं, उसके बाद आप मोबाइल यूज करते हैं, और जैसे ही आपके पैसे पूरे कट जाते हैं, अगर बीच में भी बात अधूरी रह जाए तो वो वहीं कट कर देता है कि नहीं? कहता है जी आपने इतना ही पैसा दिया था, आपका इतना काम हो गया। और पोस्ट पेड में क्या होता है, बीच में बात नहीं कटती, कितनी लंबी बात कर लो, लेकिन बाद में एक लंबा सा जो बिल आता है कि सर आपके इतने पैसे बन गए। प्रीपेड में कंट्रोल है, पोस्ट पेड पे कंट्रोल नहीं है, पता नहीं कितना खर्चा आ जाए। तो ये प्रीपेड भी है, तो प्रीपेड मैंने पहले ही दे दिया, तो ये मेरी संपत्ति बन गई। कितने की संपत्ति बन गई? 20,000 की। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक नई चीज आ गई ना बेटा, नया पॉइंट बन गया, 20,000 यहाँ पे जोड़ेंगे।
तो अब देखिए 2 बार नहीं करेंगे ना, 20 और 10 क्या करेंगे एक ही साथ में 30,000 कर देंगे भाई, 10 उसका और 20 उसका और 20 इसका। अब देख लीजिए करिए, 30 माइनस और 20 प्लस तो कितना हुआ -10,000, और परली तरफ देखिए -10,000। कभी भी समीकरण करना हमेशा बराबर आता रहेगा, अगर समीकरण बराबर नहीं आ रहा तो फिर हमारा टॉपिक ही गलत हो गया, काफी इक्वेशंस बराबर ही रहेगा। ठीक है बच्चे, तो इसमें पीछे से करेंगे तो इसको क्या करेंगे 0, फिर इसका टोटल आ गया 0, फिर इसमें जुड़ा 0, फिर इसका टोटल आ गया 0, फिर इसमें जोड़ा 0, फिर इसका टोटल आ गया 0। और क्योंकि बीच में इस बार छेड़े ही नहीं तो 0 प्लस 0 प्लस 0, और इधर भी कुछ नहीं छेड़ा तो +0, मैंने सारे खाने भर दिए। अब इसका न्यू इक्वेशन क्या बन गई, 80 में से 30 गया तो 50। ठीक है बेटा, ये 50 प्लस का आ गया, ये 90 का 90 रहेगा, ये रहेगा 2 लाख रुपए, और ये रहेगा 40,000, और ये रहेगा 20,000, और इसका टोटल बनेगा, ये 40 में 0 जुड़ा तो +40,000, और ये हो गया +3,70,000 में से 10,000 गया तो 3,60,000। यस, ठीक है, यहां तक हो गया। अगर इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं ना, पहले इसका टोटल देख लीजिए, 90 और 2 90 और 50 3 40 3 40 3 80 और 2,20,000 4 लाख, और ये 3,60,000 और 40,000 कितना आता है 4 लाख। तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर इनको करें, इनको लायबिलिटी में, इनको एसेट्स में, छोड़ दो बेटे। अगला पॉइंट है डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कह देते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराया 20,000 रुपये डिपॉजिट जमा कराया, अब करवाया है तो 20,000 रुपये आपका कैश में से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि तिजोरी में से निकाल के आप बैंक में जमा कराए, तो एक नया खाता और बन गया, वो क्या बनेगा एसेट्स में बैंक, क्या बनेगा बेटे बैंक। तो बैंक बनेगा, तो यहां पर प्लस में 20,000 रुपये बैंक में जमा हो जाएगा। ये लो जी, यहां से 20 कम होगा, यहाँ 20, और इस खाते को शुरू से कैसे करूं 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ओके बच्चे, और बीच में भी कुछ छेड़ नहीं किया, +0 +0 +0 +0, और फिर इसको भी टोटल करके +0, और इधर भी कुछ नहीं किया तो +0। तो ऐसे करके 50 में 20 और घट गए तो 30,000 रह गए, और ये 90,000 है तो 90,000 रह गया, और ये 2 लाख हो गया, और ये 40,000 हो गया, ये 20,000 हो गया, ये 20,000 हो गया, इसका टोटल वही 40 रहेगा, और इसका टोटल 3,60,000। ठीक है बच्चे, आगे समझ में बेटे। लेक्चर जैसे बड़ा हो रहा है, लेकिन बड़े की बात नहीं है, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए तो बड़ा तो हो गई बेटे ये। अच्छा, अब अगला पॉइंट, पेड सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी, रुपीज, इसको 10,000 कर दो, 10,000 रुपये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी और पेड सैलरी। सैलरी तो 5,000 दे दी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 10,000 रहेगी। पहले सैलरी पे करेंगे तो आपका कैश कम होगा 5,000, है ना बेटे। और क्योंकि सैलरी दोगे तो सैलरी मालिक, ये खर्चा होता है व्यवसाय का, और इससे मालिक को नुकसान होता है, लॉस हो जाता है, तो लॉस हो जाता है तो लास्ट में कैपिटल में से कमी आएगी, तो खर्चे के नाम पे इसमें मालिक की पूंजी में कमी कर दिया जाएगा, यहाँ पे बराबर करके -5,000 रुपये इसमें आ जाएगा। ठीक है, देखिए इक्वेशन बराबर होगी, इधर भी 5 माइनस उधर भी 5। अब मैं ये नहीं करके दिखाऊंगा, बस अभी देख लीजिए। फिर कहता है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अब एक नया शब्द फिर आ गया बच्चे आपके लिए, आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग बेटे, जो मेरा एक वर्ष होता है, मैं यहाँ पे कहीं पे थोड़ी देर यहाँ करके दिखाऊं, ये मेरा एक साल है,
मान लीजिए मैं इस महीने का किराया इस महीने दे दूं या सैलरी दे दूं इस महीने की इस महीने, इस महीने की इस महीने, जब यहाँ पे इस महीने की सैलरी मैं आगे तो दूंगा, अगले साल ही तो जाके दूंगा, है ना। 31 मार्च तक साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद कई बार तो 2 तारीख को, कई बार 10 तारीख को, ऐसे करके सैलरी मिलती है, लेट मिलती है। तो बेटे अभी सैलरी नहीं दी है, देनी बाकी है, तो देनी बाकी है, तो भाई ये तो एक पहली बात तो ये खर्चा हुआ। और अगर दे देते तो कहां से निकालते, कैश से, लेकिन दिया तो है ही नहीं, कैश तो गया ही नहीं, तो इसको ना एक लायबिलिटी मान लेंगे कि अभी देना है ना, देना है कि नहीं, तो देने में एक लायबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट मिटा दूं, अब जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बन जाएगा जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस था, यहाँ से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पर नया बन जाएगा, कितना बनेगा भाई, कितना बताया, 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। अब जब रेंट दिया था तो खर्चा, और आउटस्टैंडिंग रेंट माने 2 महीने का या 1 महीने का देना था लेकिन पैसे नहीं थे, उसकी वजह से नहीं दिया गया, तो भी खर्चा तो हुआ ना, तो इसलिए उसको खर्चे में मानेंगे। तो खर्चे में देखिए 5 है ना, 5 को मैं 15 कर देता हूं, तो 15 करने का मतलब वो 10 ये खर्चा और 5 नगद खर्चा। तो देखिए नेट देखिए, उधर -5 है, इधर -15, इधर +10, तो 10 और -15 तो -5 ही तो इक्वेशन बराबर हो गई। तो अब मैं छोड़ दूं इन पॉइंटों को बेटे, अब मैं समझता हूं आपको सब समझ में आएगा, +0 +0 +0 करके ऐसे, और इसको शुरू से चालू कर देंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो है कुछ नहीं, बस इसको भरना है, और ऐसे करके अब ये न्यू इक्वेशन आ गई, तो अब मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, अब जगह नहीं बच रही मेरे पास बैलेंस शीट के लिए, तो यहाँ पर मैं बैलेंस शीट के, मुझे लगता है मुझे वो मेन पॉइंट बता देना चाहिए कि अब क्या है इसमें। इक्वेशन अब मैं छोड़ दूं बेटा, ऐसे करके इक्वेशन छोड़ दूं, है ना। अच्छा, तो इनका टोटल करके आ जाएगा। अब अगला एक लास्ट पॉइंट रह गया, नहीं 2, पेड टू राम 10,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,000। हमने राम को 10,000 रुपए दिए और 1,000 रुपये उससे डिस्काउंट ले लिया। ऐसे कैसे, हमने कहा राम थोड़ा कम करो भाई, क्योंकि माल मुझे इतना अच्छा लगा नहीं, आप जैसा माल देते थे इस बार कुछ मजा नहीं आया माल में, तो भाई कुछ कम करो। तो राम ने कहा चलो ठीक है 1,000 कम कर दो। तो मैंने 10,000 दिए हैं, 1,000 का मुझे डिस्काउंट मिला है। देखिए यहाँ पर मैंने राम से खरीदा था माल 40,000 का, और राम मेरा बना था क्रेडिटर, ये क्रेडिटर इसमें बना था ना राम, तो राम बना था। तो अब जब मैं 10,000 रुपये उसको पे करूंगा तो क्या होगा, 10,000 रुपये मेरा कैश कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा, 10,000 कैश, यहाँ पे -10,000 रुपये कैश, ठीक है बेटे। दूसरी बात, जब मैं राम को 10 दूंगा और 1,000 डिस्काउंट उससे लूंगा, तो राम का हिसाब कितने से कम हो जाएगा, राम का होगा 11,000 से। वो क्यों भाई, 1,000 जब उसने माफ कर दिया तो फिर मैं दोबारा थोड़ा दूंगा उसे एक, तो यहाँ पर राम के खाते में हम यहाँ पे जो बराबर है 11,000 रुपये कम करेंगे, कर लोगे ना बाकी प्लस माइनस करके, है ना बेटे। तो 11,000 रुपये हम इसमें कम करेंगे, ठीक है बच्चे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि राम ने हमें दे दिया, यानी राम को हमने दे दिया 10 और एक हमने उससे मांग लिया डिस्काउंट का, तो 11,000 रुपये कम होंगे। कल को अगर मैं पैसे दूंगा तो 40,000 में से 11,000 घटा के बाकी 29,000 रुपये ही दूंगा, और क्या पता उस दिन फिर मांग लूं डिस्काउंट। अब देखिए इक्वेशन बराबर नहीं आ रही, इधर -11 हो रहा है, इधर -10,000 हो रहा है, तो इससे मुझे 1,000 का लाभ नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। जब 1,000 डिस्काउंट दिया तो बहुत अच्छी बात हुई ना हमारे लिए, तो 1,000 का मुझे फायदा है, तो 1,000 मालिक के खाते में प्लस कर दिया जाएगा। इक्वेशन देख लो, -11 और +1 तो कुल मिला के -10, और इधर बराबर से इधर कितना, -10, इक्वेशन बराबर हो गई, समझ में आ गई। इससे लास्ट रह गई, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 20,000, बिल्डिंग को 20,000 से कम करो, बिल्डिंग को 20,000 से डेप्रीशिएट करो। डेप्रीशिएट क्या होता है बेटे, डेप्रीशिएट माने होता है घिसाना, घिसाओ, कम करो, और डेप्रीशिएट कम करना भी हो गया, इसको हरास बोलते हैं, है के नीचे रा होता है, अंदर हराश, हराश, इसको हरास बोलते हैं। कोई बात नहीं, हरास ना याद रहे तो डेप्रीशिएशन याद रख लीजिए, डेप्रीशिएट। तो डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 20, बिल्डिंग को 20,000 कम करो, यानी जो बिल्डिंग आपकी 2 लाख की घर से लाई हुई थी वो
कुछ कम कर दो क्योंकि वो घिस गई होगी। थोड़ा बहुत तो पुरानी होती है, कहीं से कोई दीवार कमजोर हो जाती है, कड़ियां कमजोर हो जाती है, लकड़ी कमजोर हो जाती है, होता है ना, तो धीरे धीरे करके कम तो होता ही है। तो 20,000 कम करो, तो क्या 20,000 रुपये मेरा कैश जाएगा? अरे नहीं बाबा, 20 कैश कम कैसे जाएगा? जब शुरू में बिल्डिंग खरीदी होगी तब तो जरूर गया होगा, अब थोड़ा जाता है, बार बार नहीं जाता ना। तो 20,000 रुपये डेप्रिशिएट करना है, तो देखिए 20,000 की मेरी बिल्डिंग कम करो। एक तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा ना, 20,000 की बिल्डिंग कम करो, क्योंकि बिल्डिंग तो घिसेगी तो बिल्डिंग कम करनी पड़ेगी। क्या कैश जाएगा? नहीं, कैश नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा? 20,000 का डेप्रिसिएशन होगा, ये भी एक खर्चा है। खर्चा है तो आपके लिए कुल मिला के लॉस हो जाएगा बिजनेस में। तो लॉस होगा तो मालिक की पूंजी में ही इसको कम कर दिया जाएगा। ये इक्वेशन आएगी, ये ऐसे लाइन आएगी, यहाँ पे -20,000। और अगर ये बराबर का निशान, बाकी तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इधर -20 है, इधर -20 हो गया। ऐसे करके जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, फिर फाइनल इक्वेशन में ये जो एसेट साइड में सारी की सारी बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख दो, और इन सबको किधर लिख दो? लायबिलिटीज में। हो गया क्लियर? ठीक है बेटे, समझ में आ गया? इन सब का जोड़ जैसे मैं पहले करवा रहा था उसी तरह से हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ आ गया होगा। क्योंकि अगर आपको यहाँ तक दिखे, यहाँ तक आ गया, ये एसिड्स, ये एसिड्स, ये एसिड्स, ये एसिड्स, ये एसिड्स, ये अभी एसिड जीरो की है, तो जब जीरो की है तो तब नहीं लिखनी, लेकिन जब इसमें पैसे आ जाए तो लिखना है। और अगर कोई चीज जीरो हो जाए, बाई दी करते करते माइनस करते जीरो हो जाए, तो वो भी बैलेंस शीट में नहीं लिखनी। इसी तरह इधर जिसका बैलेंस बचा वो लिखना, और जो जीरो हो जाए वो बैलेंस शीट में नहीं लिखना। अगर जीरो जीरो वाली भी बैलेंस शीट में लिखने लग जाए तो बैलेंस शीट बहुत भारी हो जाएगी। ओके, मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय बाय। और ध्यान रहे, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, यानी जल्दी 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 नहीं करना, उतनी स्पीड से करो जितनी स्पीड से आपको याद आता है, समझ में आता है। और छोड़ना नहीं मतलब बीच बीच में कि एक टॉपिक छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, 10 मिनट का छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलती मत करना। बाय बाय। ओके।